Hello everyone, how are you? I hope you all are well. I welcome you all in my YouTube channel. Myself, Dr. Vikas Kumar, Department of Psychology, RC College, B.R. Ambedkar, Bihar University, Muzaffarpur. Now, in this video, I am going to explain about the contribution of Carl Jung और एनालिटिकल साइकोलॉजी ऑफ कार्ल यूंग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कार्ल यूंग का मनोविज्ञान में योगदानों की चर्चा करेंगे, साथ ही इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कि मनोविज्ञान में एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसकी भी वृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कार्ल यूंग का लाइफ स्केच यानी जीवन रेखा चित्र इनका क्या रहा। कार्ल यूंग का जन्म 26 जुलाई 1875 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ, एक छोटे से गांव में। इनके माता पिता को तंत्र विद्या और स्पिरिचुअलिज्म में काफी विश्वास था, तो स्वाभाविक तौर पर बालक यूंग की भी अभिरुचि प्रारंभ में स्पिरिचुअलिज्म और गुप्त विद्या में रही। बाल्यावस्था से ही यूंग सांवेगिक और संवेदनशील प्रकृति के थे। प्रारंभ में यूंग की अभिरुचि आर्कियोलॉजी में थी, परंतु बाद में इन्होंने मेडिसिन में अधिक दिलचस्पी दिखलाई। 1900 ईस्वी में बेसल विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र में उपाधि प्राप्त किए। वे ज्यूरिक के मेंटल हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक असिस्टेंट के रूप में योगदान दिया। 2 साल बाद ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया, साथ ही मानसिक अस्पताल के कार्यों में भी अपने आप को जोड़े रखा। उसके बाद बिल्यूलर के निर्देशन में वे मनोविद्यालिता के क्षेत्र में अपना लेखन प्रारंभ किया। साथ ही वर्ड एसोसिएशन यानी शब्द साहचर्य यूंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे, की ओर अभिरुचि दिखलाई। और इन्हीं लेखन माध्यम के दौरान उनका संपर्क फ्रायड से हुआ। 1960 ईस्वी में फ्रायड के आमंत्रण पर वे वियना आ गए और उन्होंने फ्रायड के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। फ्रायड की ही मदद से 1911 ईस्वी में इंटरनेशनल साइकोएनालिटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। हालांकि 1913-14 के आसपास में कुछ व्यक्तिगत पेशेवर कारण तथा कुछ सैद्धांतिक तथ्यों के कारण दोनों के बीच काफी मतभेद हुआ और 1914 ईस्वी में वे इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और इनसे अलग होकर उन्होंने मनोविज्ञान में अलग सिद्धांत दिया, जिसे कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। 1944 ईस्वी में बेसल विश्वविद्यालय में मेडिकल साइकोलॉजी में के प्रोफेसर नियुक्त हुए और अस्वस्थता के कारण 1945 में इन्होंने इस पद को छोड़ दिया। 6 जून 1961 को ज्यूरिक में अचानक इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से अपने कालखंड में कार्ल यूंग का बड़ा अच्छा काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है मनोविज्ञान में। आइए अब इसके जो सिद्धांत है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जैसा कि इनके लाइफ स्केच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देखा कि फ्रायड का प्रभाव प्रारंभ में यूंग पर काफी पड़ा था, इसीलिए फ्रायड का सेरोगेट सन यूंग को माना जाता था और साथ ही मनोविश्लेषणात्मक आंदोलन का उत्तराधिकारी भी माना जाता था और फ्रायड इसे अपना उत्तराधिकारी और क्राउन प्रिंस भी कहते थे। परंतु 1914 ईस्वी में जैसे ही फ्रायड के साथ इनका संबंध अच्छे नहीं होते हैं, संबंध टूट जाता है, तो उन्होंने अपना अलग सिद्धांत दिया और वैश्लेषिक मनोविज्ञान की स्थापना की, जिसकी एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग यूंग के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। इन्होंने यूंग अपने सिद्धांतों को 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटकर अध्ययन किया है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके
हर एक बाग का अध्ययन करेंगे और इनके क्या विचार थे इसे रूबरू होंगे। तो इनका जो सबसे पहला भाग या पहला कंसेप्ट है कॉन्शस एंड अनकॉन्शस, चेतन और अचेतन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रायड ने भी इन दोनों संप्रतियों को अच्छा खासा महत्व दिया अपने सिद्धांत में। यहाँ पर भी इन्होंने चेतन और अचेतन को मानसिक संरचना का दो प्रमुख भाग माना। उनका मानना था कि कोई भी मानसिक घटना जिसका अनुभव ईगो द्वारा होता है उसे चेतन की संज्ञा दी जाती है, और जिसका अनुभव ईगो द्वारा नहीं होता है उसे अनकॉन्शियस की संज्ञा दी जाती है। युंग के लिए अहम की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईगो मन के चेतन पहलू से होता है, जबकि अचेतन का संबंध दमित इच्छाओं साथ ही प्रतिमाओं से होता है, तथा इसमें वे सारी मानसिक घटनाएं भी होती हैं जो कभी चेतन में नहीं थी। तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पर चेतन और अचेतन के संदर्भ में फ्रायड से भिन्न अपने विचार रखे। इन्होंने अचेतन को भी दो भागों में बांटा, पर्सनल अनकॉन्शियस व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा कलेक्टिव अनकॉन्शियस सामूहिक अचेतन। अब हम लोग यहाँ पर दोनों को अलग अलग देखेंगे कि आखिर व्यक्तिगत अचेतन कहते किसको हैं और सामूहिक अचेतन क्या है। व्यक्तिगत अचेतन में बाल्यावस्था की दमित इच्छाएं, भूली बिसरी यादें आदि संचित होती है। व्यक्तिगत अचेतन में के जो कंटेक्ट होते हैं उन्हें मनोग्रंथि या भाव ग्रंथि कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स, जिसको पता लगाने के लिए उन्होंने एक शब्द साहचर्य परीक्षण का उपयोग किया। वर्ड एसोसिएशन की चर्चा हमने पहले भी की थी, इसका उपयोग किया। इस पर एक प्रायोगिक कार्य भी है या एक्सपेरिमेंट भी है, जिसको कि जब आप प्रायोगिक कक्षाओं में जाएंगे वहां पर इस पर एक आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद इन्होंने सामूहिक अचेतन के बारे में अपने विचार दिए। यूंग के अनुसार सामूहिक अचेतन में आदिकालीन प्रतिमाएं संचित होती हैं। इसमें वैसी यादें संचित होती हैं जो बहुत पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। व्यक्ति के पूर्वजों द्वारा पृथ्वी, सूर्य, ईश्वर से प्राप्त होने वाली अनुभूतियां संचित होती हैं। इसमें कई प्रकार के धार्मिक विश्वास, दंत कथाएं, देव कथाएं आदि सम्मिलित होती हैं। सामूहिक अचेतन के अंतर वस्तु को आद्य प्रारूप कहा जाता है, यानी आर्क टाइप कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूंग का आर्क टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी जो भी जितनी तरीके के धार्मिक विश्वास, दंत कथा या देव कथाएं आदि जो सम्मिलित होती हैं सामूहिक अचेतन में, इसको फ्रायड ने आर्क टाइप कहा। और इन्होंने 5 तरह के आर्क टाइप की चर्चा की है। सबसे पहला है पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो तथा सेल्फ, है ना। तो यहाँ पर हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। पर्सोना क्या है? पर्सोना एक तरह का बाहरी व्यक्तित्व को कहा जाता है जिसे आम लोग देखते और समझते हैं। यानी जो हम लोग देखते हैं, जो समझते हैं, यूंग के नजरों में वही पर्सोना है। इसमें व्यक्ति के उस रूप का पता चलता है जिससे लोगों को सामने रखना चाहता है। यानी व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, दैट इज कॉल्ड पर्सोना। फ्रायड के समान ही यूंग का मानना था कि सभी मानव प्राणी उभयलिंगी होते हैं तथा इसमें कुछ स्त्रैण पहलू भी होता है और कुछ पौरुष पहलू भी होता है। यानी स्त्रैण गुण की भी प्रधानता होती है और कुछ पौरुष गुण की प्रधानता होती है। पुरुष के स्त्रैण पहलू को एनिमा कहा जाता है और स्त्री के पौरुष पहलू को एनिमस कहा जाता है ना। इन्होंने छाया के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। छाया से तात्पर्य मानव के पाश्विक मूल प्रवृत्तियों, यानी पाश्विक मतलब पशु की भांति,
मूल प्रवृत्तियों से होता है जिसे वह विकासात्मक चक्र के दौरान विकसित करता है। आत्मन आद्य रूप से तात्पर्य वैसे आदि रूप से होता है जो व्यक्ति के संपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। यह व्यक्तिकीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तथा व्यक्ति में सृजनात्मकता की वृद्धि करता है। इस तरह से आप देखिए कि यूंग ने 5 तरह के आर्केटाइप की चर्चा की, जिसकी चर्चा हम लोग किए। अगला जो इसका महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वह है एटीट्यूड्स एंड फंक्शन, मनोवृत्ति एवं कार्य। यूंग के अनुसार व्यक्तित्व के 2 पहलू होते हैं जो चेतन और अचेतन दोनों ही स्तरों में कार्य करते हैं। वे हैं एटीट्यूड और फंक्शन, यानी मनोवृत्ति और कार्य। उन्होंने मनोवृत्ति के भी 2 प्रकार बतलाए, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन, यानी अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखता की मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्ति का ध्यान अपने निजी अनुभूतियों पर अधिक होता है तथा वे उसी से निर्देशित होते हैं। ऐसे लोग आत्म केंद्रित, शुष्क और अल्पभाषी होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ के अंतर्मुखी जो मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्ति हैं उनमें आत्म केंद्रितता की भावना होती है ना। वे अल्पभाषी होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने में ही केंद्रित रहने वाले होते हैं और वे निजी अनुभूतियों द्वारा अपने आप को निर्देशित करते हैं, है ना। और दूसरा जो इन्होंने बहिर्मुखता की बात की, उनके अनुसार जिन व्यक्तियों की मनोवृत्ति बहिर्मुखता की होती है वे बाहरी अनुभूतियों एवं क्रियाओं पर अनुभूतियों की तुलना में अधिक ध्यान देते हैं। वे सक्रिय एवं सामाजिक होते हैं और सामाजिक रूप से उपयोगी होते हैं। जो बहिर्मुखी मनोवृत्ति वाले लोग होते हैं उनका ध्यान अपने निजी स्वार्थों पर कम होकर के सामाजिक कार्यों में ज़्यादा होता है। वे सक्रिय होते हैं और हर एक व्यक्ति के सुख दुख में अपनी भूमिका अदा करते हैं। उसी तरह यूंग ने फंक्शन के 4 प्रकार बतलाए, यानी यूंग के कार्य के 4 प्रकार हैं। पहला थिंकिंग, चिंतन, फीलिंग, भाव, सेंसिंग, ज्ञान तथा अंतर्ज्ञान, इंट्यूटिंग। ये 4 प्रकार के कार्य बताएं। इसकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पर अलग अलग करेंगे। चिंतन में व्यक्ति विभिन्न विचारों को आपस में संबंधित करता है ताकि वह किसी समस्या का उत्तम ढंग से समाधान कर सके और संसार को ठीक ढंग से जान सके। इस तरह चिंतन एक बौद्धिक कार्य है, यानी चिंतन को फ्रायड ने एक बौद्धिक कार्य माना है ना। अब भाव देखते हैं। भाव यूंग के अनुसार क्या है? भाव में सुख, दुख, दर्द, क्रोध आदि से संबंधित आत्मनिष्ठ अनुभूतियां उत्पन्न होती है और इनके द्वारा हम लोग मूल्यांकन संबंधी कार्य करते हैं। तीसरा जो कार्य है वह सेंसिंग, यानी ज्ञान। ज्ञान में व्यक्ति अपने और वातावरण के वस्तु और घटनाओं का प्रत्यक्षण करता है। इंट्यूटिंग, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान में व्यक्ति को अचेतन प्रत्यक्षण तथा अवचेतन प्रत्यक्षण होता है, यानी सबलिमिनल परसेप्शन और अनकॉन्शियस परसेप्शन। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग परसेप्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें सबलिमिनल और अवचेतन प्रत्यक्षण की चर्चा करेंगे बृहद रूप से। यहाँ पर सिर्फ आप यह जान लीजिए कि ये इंट्यूशन का ही भाग है यूंग के सिद्धांत में। ज्ञान और अंतर्ज्ञान के कार्य चूंकि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसीलिए इसे नॉन रैशनल फंक्शन भी कहा जाता है, यानी इसका उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, इन्हें अविवेकी कार्य माना है। यूंग ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी मनोवृत्ति और कार्य होता है। जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एटीट्यूड है, अपना अपना फंक्शन है। इन दोनों के आधार पर उन्होंने कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रकारों का वर्णन किया, यानी दोनों को जोड़ करके कुछ प्रकार बताए हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर आवश्यक है। वो कभी कभी आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि जब यूं का आपको सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा तो आपको सभी कुछ लिखना होगा यहाँ पर। इन्होंने जो प्रकार बताए हैं वह है अंतर्मुखता चिंतन, इंट्रोवर्जन थिंकिंग, बहिर्मुखता चिंतन, एक्सट्रावर्जन थिंकिंग, अंतर्मुखता भाव, इंट्रोवर्जन फीलिंग, बहिर्मुखता भाव, एक्सट्रावर्जन फीलिंग, अंतर्मुखता अंतर्ज्ञान, इंट्रोवर्जन इंट्यूशन, बहिर्मुखता अंतर्ज्ञान, एक्सट्रावर्जन इंट्यूशन। इनका जो तीसरा जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वह साइकिक एनर्जी, जिसे कि मानसिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं।
यूंग का मानना था कि मानसिक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तित्व संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, जिसका उल्लेख दो नियमों के आधार पर किया जाता है, और इन्हीं नियमों द्वारा व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा नियंत्रित होती है। पहला जो नियम है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, यानी तुल्यता का नियम और एंट्रोपी का नियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स में चले जाएंगे, थर्मोडायनामिक्स पर। दरअसल ये दोनों नियम, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी और प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक के ही नियम है। आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अनुसार। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी यह बतलाता है कि ऊर्जा का रूप में भले ही परिवर्तन हो जाए लेकिन यह नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार मानसिक ऊर्जा का स्वरूप ठीक इसी नियम से नियंत्रित होता है, अर्थात मानसिक ऊर्जा नष्ट नहीं होती है बल्कि इसमें परिवर्तन होता है ना। यानी जैसे तो थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है ना, जिसमें ऊर्जा का नष्ट नहीं होता है बल्कि इसका परिवर्तन होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं या 10वीं कक्षा में एनर्जी का किस तरह से परिवर्तन होता है ना। किस तरह से ऊर्जा का परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इस सब की चर्चा आप लोगों ने वहां पर की होगी। तो उसी के अनुसार इनका मानना था कि मानसिक ऊर्जा नष्ट नहीं होते हैं बल्कि इसमें परिवर्तन होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझ सकते हैं यहाँ कि जैसे किसी विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, उसका मन है सो खेल कूद में लगेगा, तो यहाँ वह शैक्षिक क्रियाओं से संलग्न ऊर्जा को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, वह खेल कूद में इस्तेमाल कर रहा है। यानी शैक्षिक क्रियाओं में जो संलग्न ऊर्जा वह खेलने कूदने में परिणत हो गया। यानी यहाँ पर इसके मानसिक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन शैक्षिक क्रियाओं से अलग होकर गैर शैक्षिक क्रियाओं में होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी यानी तुल्यता का नियम। दूसरा नियम है एंट्रोपी का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी क्या है, थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय नियम है ना, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, जिसके अनुसार जब दो चीजें एक साथ रखी जाती हैं तो उच्चतर आवेश वाले चीज से ऊर्जा निकलकर निम्नतर आवेश वाले चीज की ओर तब तक जाते रहती है जब तक दोनों की ऊर्जा शक्ति बराबर ना हो जाए। यानी एक का एनर्जी ट्रांसफर दूसरे चीजों में तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों में बराबर नहीं हो जाए। ये थर्मोडायनामिक का द्वितीय नियम है ना। उसी तरह मानसिक ऊर्जा भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यूंग के अनुसार व्यक्ति के विभिन्न तंत्रों में ऊर्जा आवेशों के बीच एक संतुलन पाया जाता है। इसी संतुलन के कारण व्यक्तित्व कार्यों में संतुलन आती है और विशेष मनोवृत्ति का निर्माण होता है। यही कारण है कि इसे ऊर्जा नियमों की समता यानी इक्वलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा कि इन्होंने मानसिक ऊर्जा की व्याख्या थर्मोडायनामिक के दो नियम है ना, पहला प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंसी और प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी के आधार पर की, है ना। और इन्होंने मानसिक ऊर्जा को ही उसी रूप में परिभाषित किया जिस रूप में हम लोग भौतिक ऊर्जा यानी फिजिक्स में ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। अगला जो इनका चौथा और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वह है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपने देखा होगा फ्रायड ने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 5 चरण बताए थे। उसी तरह से यूंग ने भी व्यक्तित्व विकास की चर्चा की। उनका मानना था कि व्यक्तित्व विकास कई अवस्थाओं के क्रम से गुजरता हुआ व्यक्तिकता की बिंदु पर पहुंच कर समाप्त हो जाता है ना। इन्होंने व्यक्तित्व विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहला है चाइल्डहुड, दूसरा यूथ, तीसरा मिडिल एज और चौथा है ओल्ड एज यानी बाल्यावस्था, तरुणाई की अवस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। यूंग ने मध्यावस्था को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया, जिसमें आयु जो है 35 से 40 वर्ष की है ना। इस अवस्था में व्यक्ति के आत्मन का विकास पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि इसी अवस्था में व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को समन्वित करने का पर्याप्त मौका मिलता है। ठीक है, फिर
इन्होंने अपने सिद्धांत में आत्मसिद्धि को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको यही बाद में जाकर मैस्लो का महत्वपूर्ण सिद्धांत बनता है ना। इसकी चर्चा हम लोग जब मैस्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें नीड हायरार्की थ्योरी है, उसमें सबसे जो अंतिम नीड है वह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड दरअसल यूंग के सिद्धांत से ही लिया गया है ना। अब हम लोग व्यक्तित्व व्याख्या के लिए यूंग ने दो पदों का प्रयोग किया है, पहला इंडिविजुअलाइजेशन और दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, यानी व्यक्तिकता तथा अनुभवित कार्य। व्यक्तिकता में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं जैसे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को एक दूसरे से अलग करना, उसे विस्तृत करना आदि सम्मिलित होता है, जबकि अनुभवातीत कार्यों में सांश्लेषिक प्रक्रियाएं जैसे अचेतन को चेतन, जबकि अनुभवातीत कार्य में सांश्लेषिक प्रक्रियाएं जैसे अचेतन को चेतन सामग्रियों के साथ समन्वित करना, व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को समन्वित करना आदि सम्मिलित होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यूंग का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इनके द्वारा प्रतिपादित आत्मसिद्धि का जो संप्रत्यय, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का संप्रत्यय है, बाद के मनोवैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहा है। जैसे मैस्लो के सिद्धांत में आप लोगों ने देखा होगा कि मैस्लो 5 तरह के नीड की चर्चा करते हैं, जिसमें लास्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ना। तो कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत में यूंग का प्रभाव नजर आता है। उसी तरह से एल्पोर्ट और मर्फी के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रहे हैं यूंग के कुछ संप्रत्यय। यूंग ने एक परीक्षण जिसे कि शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी कहते हैं, जो कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध में काफी धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस तरह से यूंग के सिद्धांत व्यक्ति के दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या, व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या यूंग के सिद्धांतों के आधार पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इन गुणों के बावजूद भी आलोचकों ने यूंग के सिद्धांत की आलोचना की है। उनका मानना था कि यूंग के जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्कटाइप यानी सामूहिक अचेतन और आदि प्रारूप एक आत्मनिष्ठ संप्रत्यय है। आत्मनिष्ठ संप्रत्यय का मतलब व्यक्ति विशेष के आधार पर बदलने वाला है, यानी किसी एक व्यक्ति का आद्य प्रारूप और सामूहिक अचेतन अलग होगा, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति का अलग होगा। इसीलिए इसका शोध मूल्य नहीं के बराबर है। ऐसी स्थिति में इसे लोग कमजोर सिद्धांत मानते हैं। साथ ही इनके सिद्धांत में कुछ संप्रत्यय हैं जो अस्पष्ट हैं। अक्रमबद्ध है, परस्पर विरोधी भी है, जो पाठकों के समझ से परे हैं। इसके बावजूद भी इस सिद्धांत का एक अपना महत्व है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।